Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हाथरस का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ उसके बारे में मैंने पहले बात की थी और उसके ऊपर लगातार पॉलिटिक्स जारी है। उसके बाद एक और घटना आज हुई है टोंक की, मतलब पूरी तरह से दिल को दहला देने वाली घटना है। उसके अलावा जो हाथरस का मामला है उसके दूसरे पक्ष को भी जानना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग किसी राजनीतिक दल के कर्मठ कार्यकर्ता हों, जातीय मानसिकता से पूरी तरह से ग्रसित हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें। और जो लोग देख रहे हो प्लीज़ पूरा देखें, वरना गलत सोचेंगे आप। अब जो पॉलिटिक्स चल रही है, राहुल गांधी का कल का आपने क्लिप देखा होगा, वो गिरने का जो नाटक किया, कमाल की अदा थी। राहुल गांधी, ये देश 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। आज गिरने पे लोग उठाने के लिए नहीं, कैमरा लेकर वीडियो बनाने के लिए आते हैं, ताकि किसी सोशल साइट्स पे अपलोड कर ज़्यादा लाइक्स और कमेंट पाएंगे। अब आप किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? आपके दादा नाना या जो भी लगते हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो दौर था कि लोगों को बहुत अच्छे से मूर्ख बनाया, चूतिया काटा। साउथ में जाते थे तो बोलते थे कि हिंदी उत्तर भारत में बोली जाने वाली एक आम भाषा है, और नॉर्थ में आते थे तो बोलते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो क्या आज के इस सोशल मीडिया के दौर में आप लोगों को गुमराह कर लेंगे और सिंपैथी गेन कर लेंगे? वरना वो दौर था कि लोग सिनेमा हॉल में रोना शुरू कर देते थे। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार इसलिए बन गए कि उनकी पुरानी फिल्मों में लगभग हर फिल्मों में मर जाते थे और एक सिंपैथी मिल जाता था। तो वो इस देश में नहीं होने वाला है। अब बात है, आप वहाँ करने क्या जा रहे थे? वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जो पेंडिंग है? अब जुडिशियल का मामला है तो वो कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती, वो अदालत पे भरोसा रखे। हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की निपटारा 1 महीने में करने की बात की है। अब आप चाहते क्या हैं? ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दे रही। आपकी सरकार है राजस्थान, आज वो एक रेप का शहर बना हुआ है। अगर एनसीआरबी का डेटा उठाएं तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है। उसके बावजूद वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे? अगर यूपी में और भी घटनाएं हुई, वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। और यहाँ आप जाते हैं तो मीडिया वालों को बुलाते हैं, कैमरा इधर लाओ। कैमरा लाइए सर। मैं अत्यंत शांति से खड़ा हूँ। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ आपको रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, उस परिवारों को न्याय भी मिल जाएगा। अगर आप किसको क्या कंपनसेशन देते हैं, क्या उसके साथ होता है, ये लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि किसी के जेब से कुछ नहीं जाता। अगर यूपी गवर्नमेंट ने एक घर दिया है, सरकारी नौकरी दी है, कुछ जो 25 लाख रुपीज़ दिए हैं, आप उससे बढ़ा कर देते हैं। दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दिलवाते हैं, लेकिन वहाँ आप मौन हो जाते हैं और यूपी के लिए चले आते हैं। वो भी आप ये देखकर कि ये मामला दलित भर से स्वर्ण का हो और ना भी हो तो उसे बना दिया जाए। यूपी में और मामले हुए, वहाँ आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो लड़कियां न्याय की हकदार नहीं है? क्या वो लड़कियां ये डिजर्व करती थी कि उनकी रेप कर हत्या कर दी जाए? उसके बाद वो दरिंदे, जो लड़की न्याय की भीख मांगती रही, उसके बाद भी उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, और ऐसे कई मामले हुए। वहां क्यों नहीं आपकी संवेदना जाग रही? और ये जो भांड और बिकाऊ मीडिया है, अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि आप चाहते हैं कि रेप का मामला ना चले, जबकि उस लड़की का रिपोर्ट जो आया है वो सफदरजंग हॉस्पिटल का है। अब सफदरजंग यूपी में तो है नहीं, अगर यूपी में होता तो आप आरोप लगा सकते थे कि सरकार ने उसके ऊपर दबाव डाला होगा। लेकिन
वहाँ रेप की पुष्टि नहीं हुई, उसके बाद भी ये चाहते हैं कि रेप की धारा चले। उसके पीछे सिंपल सा एजेंडा है, आज इसकी टीआरपी बटोर रहे हैं, जिस दिन वो आरोपी छूट जाएगा उसकी टीआरपी बटोरेंगे। कोर्ट में तो सारे सबूत जमा होंगे और कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाएगा। इसलिए ये सोसाइटी को भी ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को ही सुने, वरना ये बड़ा इजी हो गया है। जब कोई घटना होती है, लोग कोई इमोशनल सा फोटो डाल देते हैं, सरकार कठोर कानून क्यों नहीं बनाती, दोषियों को क्यों नहीं तुरंत सजा दी जा रही है। इसके अलावा जो एक प्ले कार्ड लेकर लोग जो खड़े हो जाते हैं, इससे लाइक, रिट्वीट्स और कमेंट तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आना है। क्योंकि कई ऐसे मैंने मामले देखे हैं कि जहाँ पे महिलाएं पहुँच जाती हैं। मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देश का ऐसा सिस्टम रहा है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई महिला जॉब कर रही हो और उसका हस्बैंड घर में रह रहा हो, ऐसा कहीं रेयरली होता होगा। उसके बाद वो जाती हैं तो उनका नारा होता है, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, पीछे से आता है आवाज़, फांसी दो, फांसी दो। वो सेम औरत जब घर जाती है तो हस्बैंड से किसी चीज़ की डिमांड करती है। क्या कभी उसने हस्बैंड से पूछा है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है? अगर कोई बड़ी डिमांड कर दी, उसके बाद हस्बैंड ने उसको ला कर दे दिया, कभी पूछा कि ये कहाँ से आपने लाया? उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लाने में असक्षम है, तो उसके लिए विवाद शुरू हो जाते हैं और ये लोग बाहर जाके भ्रष्टाचार, सामाजिक गंदगी दूर करने की बात करते हैं। क्यों नहीं आप इसकी शुरुआत अपने घर से ही करते हैं? वो तो बेहतर होता। रही बात आप जिस सोसाइटी को लेकर चाहते हैं कि सरकार सब कुछ करके दे दे, आपके 2 बच्चे हैं तो आपसे नहीं संभल रहे। सरकार जिसके पास 150 करोड़ लोगों की लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस देश में तो रह रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है। अब जो सोसाइटी को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्रशासन सब कुछ ठीक कर दे। आप इमेजिन करें, अगर आपके घर में के सामने 4 पुलिस वाले लगा दिया जाए, आप यकीन माने आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर किसी के घर घर में प्रशासन लगा दी जाए। आज यूपी की एक घटना है, कोई गुलाम रसूल या कोई मोहम्मद है जिसने अपनी 1 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर के अंदर भी प्रशासन की ड्यूटी लगा दी जाए? गवर्नमेंट की फेलियर कब होती है? जब कोई गवर्नमेंट दोषियों को प्रोटेक्ट करे, एफआईआर दर्ज ना हो, कोई एक्शन ना ले। पुलिस प्रशासन तो एक्शन ले सकती है, ऐसा कोई इस देश में कानून है नहीं कि आपको कुछ करने से पहले रोका जाए। वरना सबके पास विक्टिम कार्ड तो होते ही हैं कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से लगाए बैठे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम उस सोसाइटी के लोग हैं। अगर आप 2 जनरेशन पीछे जाते हैं तो एक कॉमन बोलना भी था और लोगों का मानना भी था, गांव की बेटी गांव का इज्जत। अभी भी गांव में थोड़ा बहुत चलता है। अब सवाल है कि पहले एक कोई गरीब की लड़की होती थी तो मोहल्ले वाले इकट्ठा करके उसकी शादी करवा देते थे। अगर किसी की मौत होती थी तो उस दिन पूरे गांव में किसी घर खाना नहीं बनता था। ये मैटर नहीं करता कि आपकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, रिलीजन क्या है। ये बंटवारा बहुत बात की बात है, इसके बारे में कभी बात कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोगों में एक एकजुटता थी और ये सब धीरे धीरे टूटते गए और इमोशंस खत्म होते गए। इसका परिणाम ये रहा कि पूंजीवाद का भी बढ़ावा हुआ। कभी इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारे जो सामाजिक ताना बाना टूटने की वजह से पूंजीवाद का कैसे विस्तारीकरण हुआ। जाहिर सी बात है, अगर सिंपल से एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं,
आप सैलून के देखें तो बड़े बड़े चेन चलते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो कारीगर हैं उनको सैलरी पर रखा जाता है। पहले वही लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो जो कोई कारीगर रखेगा तो अपनी बेनिफिट निकाल कर ही तो उसकी सैलरी देगा, और वैसे वो फ़ायदे डायरेक्ट उसके पास जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाने का क्या वजह है? हमारी सामाजिक ताना बाना टूटना, और दूसरी बात, दो सोसाइटी है। एक सोसाइटी जिसका मानना है कि हम बड़े सुप्रीम लोग हैं, हमारे बाप दादा जमींदार थे, ये थे वो थे। दूसरा एक जो धड़ा है उसका मानना है कि हमें स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं मिले हुए भी हैं। वरना इस देश में 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट लागू हुआ, जिसको SC/ST एक्ट बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उससे पहले इस देश में कोई भेदभाव नहीं था? और आप संविधान की बात करें तो वहाँ तो इक्वालिटी की बात होती है, सारे बराबर हैं। फिर अगर जब सारे बराबर हैं तो फिर ये एक्ट किस बात का? जाहिर सी बात है कि अगर जिस एक्ट को लेकर लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ होती है, उसी एक्ट उसका सर्टिफिकेट बनाकर लोग नौकरी के लिए जाते हैं बड़े आसान से। लेकिन अगर किसी ने उसका नाम ले लिया तो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया? किसी दूसरे का नाम लेते हैं तो ठीक है, और ये अपमानित करने वाला शब्द है। तो ये दोहरा मापदंड तो संवैधानिक दृष्टि से ही चल रहा है। अब जो मामला है हाथरस का, वहां जो खबर आ रही है, जो लड़की है जिसकी डेथ हुई है, उसकी भाई ने पीड़ित के बहन का एक फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया। उसने कहा ये मेरी माल है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप गांव में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना सोचें। अगर किसी के बहन के साथ ऐसा हो तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा? फिर दोनों में लड़ाई हुई और वो लड़का SC/ST एक्ट के तहत जेल चला गया। उसके बाद बाहर निकल कर आया तो ये सारी घटनाएं हुई। हालांकि ये गलत है। अगर आपकी लड़ाई किसी से भी है, आप उसका बदला उसकी बहन से नहीं ले सकते। अब रही बात कानून, तो कानून तो भेदभाव करता है इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब तक आप दोनों पहलुओं को नहीं देखेंगे, सारे पक्षों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर असंतोष बढ़ता है। और जो लोग ये मांग कर रहे हैं ये कानून बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ये जो फेमिनिस्ट बन रहे हैं, तो ये फेमिनिस्ट बनने का क्या परिणाम होता है आप प्लीज़ बॉलीवुड में देख लें। अब वो NCB दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। फेमिनिस्ट बनने का सिंपल सा मतलब है कि आप पूरी तरह से सेंसलेस हो जाएं, हर चीज़ से अलग हो जाएं, जो कुछ हो आपके पास दिखावे के लिए हो। वैसे ही परिस्थिति में इंसान अकेलापन का शिकार होता है और उसके पास दिमाग में ख्याल आते हैं कि ड्रग्स लेने के बाद लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये जो दिखाने की परंपरा है, इसको बहुत जल्द बदलने की ज़रूरत है और हमें फिर से अपनी रूट की तरफ देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज टोंक राजस्थान में एक बलात्कार हुआ 13 साल की पायल जैन नामक लड़की का। उसको बलात्कार कर जलाकर मार दिया गया। मारने वाला कौन? मोहम्मद रिजवान अंसारी। कांग्रेस वहाँ नहीं बोलेगी। और भी कई घटनाएं हुई है। वहाँ के सीएम ने स्पष्ट बोला कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी। भाई ये तो नया थ्योरी है कि लड़कियां अपनी मर्जी से बलात्कार कराती हैं। कमाल का तर्क है। अगर ये बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से गई थी और बलात्कार हुआ तो सीधा इसका यही मतलब है। अब मेरा सवाल बीजेपी से है। राजस्थान में बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है। यूपी में कांग्रेस 5वें या 6ठे नंबर की पार्टी है। उसके बावजूद आज कांग्रेस हर चीज़ को डोमिनेट कर रही है। अगर आप बीजेपी से पूछते हैं तो पार्टी विद डिफरेंस, ये सब कुछ कांग्रेस का किया कराया है। कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्हें कब एहसास होगा कि ये लोग सत्ता में हैं। कब तक ये लोग विपक्ष की जो मानसिकता है उसमें जीते रहेंगे। इनसे मेरा एक बड़ा सवाल है।
वरना ये तो पार्शियलिटी जो चल रही है ये चलता रहेगा। मेरा स्पष्ट मानना है, अगर कोई भी पीड़ित हो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसी के साथ वो घटना हो ही ना। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, उस परिवार को कंपनसेशन मिल जाएगा, आरोपी को चलो फांसी हो जाएगा, किसी को नौकरी मिल जाएगा, किसी को घर मिल जाएगा, लेकिन वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो जाने वालों को लौटा दे। चलिए, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं।